Dear students, today we will find minor and cofactor of a given matrix. तो एक मैट्रिक्स के माइनर और कोफैक्टर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, आज हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट वैल्यू का जो है माइनर और कोफैक्टर में हमारा यूज़ होगा। तो सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है, वो इसलिए क्योंकि जब भी हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात करेंगे तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम उन्हीं मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जिनमें रो एंड कॉलम सेम हो। और हम सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम सेम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। आप लोगों ने देखा भी होगा जब भी डिटर्मिनेंट वगैरह अगर आप लोगों ने सॉल्व किया हो कि डिटर्मिनेंट आपने 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, उसमें रो और कॉलम सेम होते हैं। तो इसीलिए रो और कॉलम उसमें सेम होते हैं क्योंकि जो डिटर्मिनेंट हमारा है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का एक मॉड वैल्यू होता है। अगर हम लोग डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन पे जाएं तो सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट इज द मॉड वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो नोट डाउन, डिटर्मिनेंट इज mod value of square matrix। अगर हमारा कैपिटल ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू d इक्वल टू मॉड ऑफ ए। बच्चों यहां पर एक चीज आपको और अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो डिटर्मिनेंट जो स्क्वायर मैट्रिक्स का मॉड वैल्यू है, तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो मॉड वैल्यू है इसको आप एल्जेब्रिक मॉड से कंपेयर नहीं करेंगे। जैसे एल्जेब्रिक मॉड में क्या होता है कि नंबर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका मॉड वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। 3 का मॉड वैल्यू 3 होगा और -3 का भी मॉड वैल्यू +3 होगा। लेकिन इस मॉड को आप एल्जेब्रिक मॉड से कंपेयर नहीं करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स का जो मॉड वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कभी पॉजिटिव भी आता है कभी नेगेटिव भी आता है। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स का मॉड वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो उससे बिल्कुल भी आपको कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि पता चला किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो आप परेशान हो गए कि ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मॉड वैल्यू है तो ये नेगेटिव कैसे हो गया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो मॉड वैल्यू है इट मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। इसको एल्जेब्रिक मॉड से आप लोगों को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब मेन पॉइंट ये आता है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट कैसे किया जाएगा। तो जनरली हम लोग 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर के ही डिटर्मिनेंट जो है यूज करते हैं। तो दोनों को हम लोग जो है अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो नोट करें, सॉल्यूशन ऑफ 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। 2 ऑर्डर मींस जिसमें 2 रो 2 कॉलम होंगे। सो सॉल्यूशन ऑफ 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। एक 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में जिसमें 2 रो 2 कॉलम है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक चीज आप लोगों को यहां पर और ध्यान रखना है कि जब भी डिटर्मिनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन रहेगी। ये A1 A2 B1 B2 इस तरह से हम लोगों का रहेगा। मैट्रिक्स में आप लोगों ने देखा था कि इसको हल्का सा आप बिग ब्रैकेट टाइप में कर देते हैं इन केस ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में आपको ऐसा नहीं करना है। वहां पर सिंपल आपको इस तरीके की स्ट्रेट लाइन रखनी है। यही मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस है। जैसे आपको 2 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स लिखना होता, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से A1 A2 B1 B2। लेकिन जब आपको इसका डिटर्मिनेंट दिखाना होगा, ठीक है ना, तो डिटर्मिनेंट के केस में क्या होगा कि आपको ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से लेना है। ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 अगर आप लोगों को रिप्रेजेंट करना था तो आप लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। इस तरीके से आप A1 A2 A3 इस तरीके से आप बिग ब्रैकेट यूज करते थे, B1 B2 B3
C1 C2 C3। लेकिन जब इसी 3 ऑर्डर का आप डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट करोगे मॉड ऑफ ए, तो आप सिंपल ये स्ट्रेट लाइन रखोगे, इसके अंदर ही एलिमेंट्स लिखोगे, बिग ब्रैकेट में आपको रिप्रेजेंट नहीं करना है, सिंपल 2 स्ट्रेट लाइन के अंदर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, 3 ऑर्डर का आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया और ये 3 ऑर्डर का आपका डिटर्मिनेंट हो गया। तो इस मेन डिफरेंस को आपको अच्छे से जो है क्लियर कर लेना है। अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन करना हो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो आप लोग इस तरीके से उसको ए आई जे एन इंटू एन, चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका रो और कॉलम क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ए आई जे मीन्स एलिमेंट एट आई थ्रू एन जेथ कॉलम, एन इंटू एन मीन्स एन रोज एन कॉलम्स। और इसी का जब आपको डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट करना होगा डी इक्वल टू मॉड ऑफ ए, तो यहां पर एन इंटू एन, तो ए आई जे एलिमेंट तो इसी तरीके से आप लिखोगे, लेकिन सिंपल स्ट्रेट लाइन रहेंगी, और यहां पर एन इंटू एन। सो आई थिंक मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है, दोनों को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग वापस 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के सोल्यूशन पर आते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट लिया हुआ है, 2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट लिया हुआ है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो a1 b2 माइनस a2 b1, यहाँ पर बच्चों आपको करना क्या है, जैसे ये a1 है हमारा, तो पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करना है a1 b2, फिर आपको ये b1 को a2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, बीच में माइनस साइन ले लेना है, a1 b2 माइनस b1 a2। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो पहले आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, फिर ये माइनस साइन आप कॉमन ले लोगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, फाइनल आंसर विल बी -1। तो इस तरीके से आप 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। अब एक 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट पर हम लोग आते हैं, उसको भी कैसे सॉल्व किया जाएगा वो भी सीख लेते हैं। सो नोट डाउन, सोल्यूशन ऑफ थ्री ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सोल्यूशन ऑफ 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोगों को ले लेना है, एक कैपिटल डी हम लोग लेंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये हमारा एक 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इस 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को इनकी जो लोकेशंस हैं उनके साइन का आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए, तो वो साइड में आप लोग नोट कर लीजिए। ये साइन कैसे आते हैं इस पर भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, फिलहाल अभी आप लोग इसको डायरेक्ट नोट कर लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हो कि रो और कॉलम में आप कहीं भी चलो, ये हर जगह पे अल्टरनेट है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, रो या कॉलम में कहीं भी आप मूव करो ये आपको अल्टरनेट ही साइन दे रहा होगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करोगे मोर देन 2 ऑर्डर पे, 2 से ज्यादा ऑर्डर पे, जो 2 ऑर्डर में तो सीधा क्रॉस में आप लोग मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हो, लेकिन मोर देन 2 ऑर्डर पे जब आप जाओगे, 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर, तो फिर आपको उस डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना पड़ेगा। सपोज वी आर एक्सपेंडिंग अलोंग R1, यहाँ पर ये चीज़ भी तुम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग एक डिटर्मिनेंट को किसी भी रो किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में ओपन कर सकते हैं और उससे उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये भी तुम लोगों को ध्यान रखना है, डिटर्मिनेंट पूरा एक टॉपिक है आप लोगों का बच्चों, ठीक, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी केवल सिंपल 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाता है वो सिंपल हम लोगों को सीख लेना है। बाकी जब बड़े बड़े डिटर्मिनेंट्स होते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रॉपर्टीज भी सीखते हैं, ट्रिक्स भी सीखते हैं, तो वो जो पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पर सीखेंगे। अभी सिंपल एक्सपेंड करके कैसे उसको सॉल्व करना है वो हम लोग सीख लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग माइनर और कोफैक्टर निकाल रहे होंगे तो वहां पर हम लोगों को सिंपल जो बेसिक यूज है डिटर्मिनेंट का वही करना होगा। बाकी जो इसके जो डिटेल कॉन्सेप्ट हैं, जो एडवांस ट्रिक्स हैं, वो हम लोग जब डिटर्मिनेंट टॉपिक में आएंगे तब डिस्कस करेंगे। सो वी आर एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1।
एक्सपेंडिंग along R1. R1 मीन्स फर्स्ट रो. फर्स्ट रो में आपका साइन सब लोग देख ही रहे हैं, प्लस माइनस प्लस, ये हमारे साइन है. इन्हीं साइन को यूज करके हमको इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है. तो सबसे पहले फर्स्ट रो, ये हमारा फर्स्ट रो है बच्चों, ये फर्स्ट कॉलम है. ठीक, ये A1 है, तो A1 एलिमेंट यहाँ पे आपको लिखना है, ध्यान से देखिएगा. फिर उस रो कॉलम को आपको क्लोज कर देना है. उसके बाद जो ये टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट बचा, टू ऑर्डर के डिटरमिनेंट को वैसे सॉल्व करना है जैसे प्रीवियस सीखा था, B2 C3. जैसे ये टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट बचा, उसको आप उसी तरीके से क्रॉस में सॉल्व कर लें. B2 C3 माइनस B3 C2. फिर देखिए यहाँ पे माइनस साइन का नंबर है, माइनस A2 इंटू माइनस साइन, ये साइन यहाँ से आया, प्लस माइनस प्लस, ये चलेगा, तो प्लस A1 माइनस A2. अब आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपने क्लोज कर देना है. इसके बाद जो बचा, तो आप देखिए ये B1 है, B1 C3, ये B1 C1 और B3 C3, ये हमारा बच रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा. B1 C1 और ये B3 C3, ये बच रहा है. इसको क्रॉस में मल्टी, क्योंकि ये सेकंड कॉलम तो हमारा क्लोज है, तो B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को आपने क्लोज कर देना है. तो अब आप क्या करोगे, B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस B2 C1, ये आ गया आपका. फिर से एक बार देख लें, इसी को आपको सॉल्व कर लेना, फाइनल आंसर आ जाएगा. फिर से एक बार देखते हैं. सबसे पहले इन साइन का आपको ध्यान रखना होगा. तो अगर हम लोग एक थ्री ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट रो में जो साइन हमारे हैं वो प्लस माइनस प्लस. तो सबसे पहले हम लोग को जो फर्स्ट रो हमारा है उसका जो पहला एलिमेंट A1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्लोज कर देना है. मतलब जो एलिमेंट हम ले रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को क्लोज करके जो बचेगा उसको सॉल्व करना है. तो A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 इंटू B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 इंटू B1 C2 माइनस B2 C1. और इस तरीके से ये थ्री ऑर्डर का डिटरमिनेंट हमारा सॉल्व हो गया. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जो है अच्छे से एक बार और क्लियर कर लेते हैं. तो एक थ्री ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम लोग लेते हैं. सपोज हमारा डिटरमिनेंट है, ये हमारा डिटरमिनेंट है, ये थ्री ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट हमारा है. थ्री रोज हैं, थ्री कॉलम्स हैं, और इसको हमको सॉल्व करना है. साइन आप लोग देख ही चुके हैं. फर्स्ट रो के अलॉन्ग अगर हम लोग ओपन कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस, तो लिखेंगे आप एक्सपेंडिंग along R1. वो कोई जरूरी नहीं है, आप सेकेंड रो के अलॉन्ग भी ओपन कर सकते हो या फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में भी ओपन कर सकते हो. किसी भी रो कॉलम के रिस्पेक्ट में आप एक्सपेंड करें, आंसर विल बी सेम. हाँ, बस इन साइनों का आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा. ठीक, सपोज हम लोग R1 के रिस्पेक्ट में ओपन कर रहे हैं, तो A इंटू, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, A इंटू इस रो कॉलम को आपने क्लोज किया, तो ये आपका फाइनली बचा. इसको आपने क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस H इंटू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, भाई एलिमेंट जिस रो कॉलम पे बैठा उसको क्लोज कर दिया आपने. इसको क्लोज करने के बाद में आपका क्या बचा, CH माइनस FG प्लस G इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को आपने क्लोज कर देना है, HF माइनस FG. भाई आपने फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को क्लोज कर देना है, तो ये आपका एलिमेंट बचा, तो HF माइनस BG, HF माइनस BG. फिर से एक बार देख लें. सबसे पहले A इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्लोज हो गया, तो B इंटू C माइनस F स्क्वायर माइनस H इंटू ये क्लोज हो गया, CH माइनस FG प्लस G इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को क्लोज कर दिया, HF माइनस BG, HF माइनस BG. तो इस तरह से थ्री ऑर्डर डिटरमिनेंट को हम लोग जो है अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. अब हम लोग किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में माइनर एंड कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे, ये हम लोग डिस्कस करते हैं. यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो माइनर और कोफैक्टर की जब भी हम लोग बात करेंगे तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है. जैसे यहाँ पर सामने आप देख रहे होंगे, हमने एक थ्री ऑर्डर का जिसमें थ्री रोज हैं थ्री कॉलम्स हैं उसका एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया हुआ है. तो हमारा जो थ्री ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 लोकेशंस हैं. अगर टू ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होता तो उसमें हमारे पास 4 लोकेशंस होते. फिलहाल अभी थ्री ऑर्डर की बात हम लोग कर रहे हैं. तो आपको मेन ध्यान ये रखना है कि हर एक लोकेशन का माइनर और कोफैक्टर होगा. जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट बैठा हुआ है उसका माइनर M11 कहलाएगा. सेकेंड रो
थर्ड कॉलम पे जो एलिमेंट बैठा हुआ है उसका माइनर M23 कहलाएगा। इसी तरह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट बैठा हुआ है उसका अगर कोफैक्टर हम कहेंगे तो वो C11 कहलाएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम पे जो एलिमेंट बैठा हुआ है उसका कोफैक्टर C23 कहलाएगा। तो अब हम लोग एक एक करके जो है माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। मोटा मोटा आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सभी 9 लोकेशंस के हम लोग माइनर निकालेंगे और सभी 9 लोकेशंस के हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जो A1 बैठा हुआ है इस लोकेशन का माइनर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जिसको M11 से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। M11 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट है उसका माइनर। C11 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर। तो पहले हम लोग माइनर की बात करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट है उसका माइनर किससे रिप्रेजेंट होगा? M11 से। ठीक, तो M11 इक्वल टू, तो जब भी आप माइनर निकाल रहे होगे तो देखिए ये आप क्लोज कर दोगे। जिस प्लेस का माइनर या कोफैक्टर निकाला जाता है उस रो कॉलम को क्लोज कर दिया जाता है। अगर आप M11 निकाल रहे हैं या C11 निकाल रहे हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्लोज कर दोगे। अगर आप C13 निकाल रहे हैं या M13 निकाल रहे हैं, C13 या M13, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को क्लोज कर दोगे। अगर आप M33 निकाल रहे हैं तो थर्ड रो थर्ड कॉलम को क्लोज कर दोगे। ठीक, तो जैसे यहाँ पर M11 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने क्लोज कर दिया। इसके बाद जो बचा वो एज इट इज देखिए यहाँ पर हमने 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिया है। ये डिटरमिनेंट के ही फॉर्म में होगा। माइनर और कोफैक्टर हमेशा डिटरमिनेंट के ही फॉर्म में होगा। माइनर और कोफैक्टर में जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम रहेगा। ये बच्चों आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर हमने M11 में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्लोज किया। ये यहाँ पर हमने एज इट इज यहाँ पर ले आए, उसको सॉल्व कर लिया। B2C3 माइनस B3C2 जैसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। अब इसी के कोफैक्टर पे आइए C11। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर मैंने -1 टू द पावर 1 + 1 लिख दिया। तो ये क्या है? -1 टू द पावर, ये आपका रो प्लस कॉलम, ये -1 हमेशा रहेगा जब भी कोफैक्टर आप निकालोगे। ये रो प्लस कॉलम ये आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो -1 टू द पावर, ये जब भी आप CIJ निकाल रहे होगे, जैसे यहाँ CIJ अगर जनरल बात की जाए तो -1 टू द पावर I + J, जैसे यहाँ C11 है तो -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ भी क्लोज होगा, वो माइनर के केस में भी क्लोज होगा, कोफैक्टर के केस में भी क्लोज होगा। तो अब आपका ये 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बच रहा है, वो हमने एज इट इज लिख करके उसको यहाँ सॉल्व कर दिया। ठीक, जैसे हम लोग M12 और C12 निकालते हैं तो M12 आप ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आपको क्लोज कर देना है। क्या बचा आपका? B1 C1 B3 C3, और इसको सॉल्व कर लेना है B1 C3 माइनस B3 C1। अब जैसे आपका C12 है तो -1 टू द पावर 1 + 2, ये 1 + 2 कैसे आया? देखिए यहाँ ये 1 रो है 2 कॉलम है, तो 1 रो प्लस कॉलम -1 टू द पावर 1 + 2। तो यही माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस है। कोफैक्टर में अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पार्ट है यही बस एक्स्ट्रा है, बाकी इसके आगे जो इनटू वाला जो पार्ट है वो तो माइनर का ही पार्ट है। जैसे यहाँ पर देखिए आपका इनटू, अब आपको यही लिख देना भाई फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ भी क्लोज होगा, बस -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम इनटू फिर वही जो माइनर का वैल्यू है B1 C1 B3 C3 वो एज इट इज आपको लिख देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे चूंकि C11 के केस में 1 + 1 2 हो गया था, -1 पे इवन पावर था, तो यहाँ पर साइन सेम रहा था, इसीलिए C11 और M11 का वैल्यू सेम था। लेकिन जब आप C12 और M12 देखोगे तो इसमें माइनस साइन का डिफरेंस आ जाएगा। भाई यहाँ पर -1 पे पावर 1 + 2, 1 + 2 मीन्स और, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा माइनस साइन यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आ गया। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, जब भी -1 पे पावर ऑड होगा तो वहां माइनर और कोफैक्टर में माइनस साइन का डिफरेंस आ जाएगा। अगर -1 पे पावर इवन है तो माइनर और कोफैक्टर उस लोकेशन का सेम रहेगा। एक और देख लेते हैं, जैसे M13, चूंकि माइनर और कोफैक्टर निकलेगा तो सभी 9 लोकेशंस का। M13 मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको हम लोगों ने क्लोज कर देना है। क्या बचा आपका? B1 B2 C1 C2, ये 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, जैसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेना है। इधर आपका C13 मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर। तो सबसे पहले आपको -1 टू द पावर 1 + 3 इंटू वही आपका माइनर आ जाएगा B1 B2 C1 C2, इसको आपको उसी तरह से सॉल्व कर लेना है। यहां पर आप फिर से आप देखोगे कि M13 और C13 सेम हो गए, क्योंकि यहाँ -1 पे पावर फिर से इवन हो गया, तो इसलिए ये B1 C2 माइनस B2 C1। तो इस तरीके से हम लोग
इन सभी 9 लोकेशंस का माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे। सिमिलरली इसी तरह से आप M21 और C21 निकालोगे, फिर इस लोकेशन के लिए आप M22 और C22 निकालोगे। चलते चलते लास्ट में ये जो थर्ड कॉलम पे जो एलिमेंट है इसके लिए आप M33 और C33 निकालेंगे। तो इस लास्ट वाले एलिमेंट को हम लोग और एक बार चेक कर लेते हैं। तो सभी 9 लोकेशंस का निकालते निकालते लास्ट में आप M33 पर पहुंचोगे। तो M33 हमारा जो है थर्ड रो थर्ड कॉलम को आपने क्लोज कर देना है। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम को जैसे ही आपने क्लोज किया तो आपका ये क्या बचा, A1 A2 B1 B2 और इधर C33 कहलाएगा ये। इसमें -1 टू द पावर 3 + 3 इनटू थर्ड रो थर्ड कॉलम को क्लोज करने के बाद A1 A2 B1 B2। तो जब आपने सॉल्व किया तो A1 B2 -A2 B1। यहां पर चूंकि -1 पे पावर इवन हो गया तो आप देखोगे कि कोफैक्टर और माइनर फिर से यहां पर सेम हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग हर एक लोकेशन का माइनर एंड कोफैक्टर जो है फाइंड आउट करेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप कोफैक्टर और माइनर के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। रिलेशन से in between minor and कोफैक्टर। तो माइनर और कोफैक्टर में इतना तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बहुत ज़्यादा साइन का ही डिफरेंस हो सकता है। जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम रहता है। तो जो Cij मीन्स ith रे jth कॉलम पर जो एलिमेंट है उसका जो कोफैक्टर होगा -1 टू द पावर I + j इंटू Mij। तो ये रिलेशन आप लोगों को अच्छे से आई थिंक समझ में आ रहा होगा। भाई माइनर ये एलिमेंट एट ith रो jth कॉलम पे जो एलिमेंट उसका माइनर है, ये एलिमेंट एट ith रो jth कॉलम पे जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर है। और माइनर में हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया है, -1 टू द पावर I + j। सो दैट विल बी इक्वल टू देयर कोफैक्टर, तो Cij। ठीक है, तो ये हमारा माइनर एंड कोफैक्टर के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब ओवरऑल माइनर मैट्रिक्स और कोफैक्टर मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो हम लोग माइनर मैट्रिक्स नोट कर लेते हैं। जो माइनर मैट्रिक्स हमारा है वो जो सभी एलिमेंट हैं उनके माइनर को फाइंड आउट करने के बाद जो है हमको मिलेगा। तो अगर हमारा कोई कैपिटल A मैट्रिक्स है, इफ कैपिटल A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कैपिटल ए हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस तरीके से हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इसका जो माइनर मैट्रिक्स है वो हम लोग MA से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माइनर मैट्रिक्स ऑफ ए, इसको इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये जो जितने भी आपकी 9 लोकेशंस हैं इन सभी का हम लोग क्या निकालेंगे, माइनर। M11 M12 इन्हीं की वैल्यूज यहाँ पर रखी जाएंगी। M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33, इस तरीके से हम लोग जो है हर एक लोकेशन का माइनर निकाल करके उसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक, सिमिलरली इन केस ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो अगर हमारा कोई कैपिटल ए मैट्रिक्स दिया है तो उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप लोग नोट कर लें कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो इसमें भी फॉर एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, अगर हमारा कैपिटल ए मैट्रिक्स इस फॉर्म में गिवन है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो हम लोग क्या करेंगे कि जितनी भी ये 9 लोकेशंस हैं इन सभी के हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। C11 C12 C13 C21 C22 C23 से लेकर के C33 तक, और उसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर देंगे।
तो हमारा जो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, इसको सी ए से इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, इस तरीके से हम लोग जो है जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसको हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइनली एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू हम लोग माइनर और कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे, इसका एक सिंपल एग्जांपल लेकर के हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो एक 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं और उसका माइनर मैट्रिक्स और कोफैक्टर मैट्रिक्स हम लोग जो है फाइंड आउट करते हैं। जैसे एक 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कैपिटल ए हम लोग लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका हम लोग जो है माइनर मैट्रिक्स और कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। फाइंड माइनर मैट्रिक्स एंड कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो इसके लिए जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि हर एक एलिमेंट का आप लोगों को माइनर फाइंड आउट करना होगा, कोफैक्टर फाइंड आउट करना होगा। तो पहले हम लोग माइनर मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो M11 फाइंड आउट करते हैं। तो M11 के लिए फर्स्ट रो, ये 2 ऑर्डर के लिए बच्चों हम लोग सीख रहे हैं, ठीक, ये हमने क्लोज कर दिया। तो आप देख रहे होगे 4 केवल सिंगल एलिमेंट बच रहा है। इसी तरह से M12 हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। चूंकि माइनर्स के केस में हमको साइन से मतलब होता नहीं है, सिंपल फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हमने क्लोज कर देना है, तो 3 बचा। M21 में आपको सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को क्लोज कर देना है, तो 2 आ गया। M22 इसमें आपको सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को क्लोज कर देना है, तो 1 आ गया। तो हमारा जो इसका माइनर मैट्रिक्स होगा वो हमारा जो है 4, देखिए M11 इस तरीके से आप लिखोगे M11, M12, M21, M22, ये हमारा माइनर मैट्रिक्स होगा। इसकी वैल्यूज आपको फिलअप कर देनी 4 3 2 1, ये हमारा आ गया माइनर मैट्रिक्स। अब इसी कैपिटल ए मैट्रिक्स का हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे, इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग C11, ये हम लोगों का माइनर मैट्रिक्स है। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स हम लोग निकाल रहे हैं। तो C11 में -1 to the power 1 + 1 स्टार्टिंग में हम लोग लिख लो, बाकी तो आप मन में भी बाद में भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपने क्लोज कर देना है 4, चूंकि यहाँ 1 + 1 इवन हो गया, -1 की पावर इवन है तो ये 4 ही रहा। फिर जब अब हम लोग C12 फाइंड आउट करते हैं, इसमें -1 to the power 1 + 2, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हमने क्लोज कर दिया। तो इसके बाद आपका क्या बच रहा है 3, क्योंकि अब यहाँ -1 पे पावर ऑड है तो इसलिए -3, ये देखिए एक डिफरेंस आपका आ गया। सिमिलरली C21 में क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को आपको क्लोज कर देना है। यहाँ -1 to the power 2 + 1, तो इनटू सेकेंड रो, ये आपका सेकेंड रो है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है। तो उसके बाद आपका बच क्या रहा है 2 × 2। अब चूंकि यहाँ भी -1 पे पावर ऑड है तो -2। सिमिलरली इन केस ऑफ C22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को आपको क्लोज कर देना है। -1 पे पावर यहाँ फिर से एक बार इवन हो जाएगा, तो ये इसका 1 रहेगा। तो अब हमारा जो फाइनली कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा इस कैपिटल ए मैट्रिक्स का, तो ये C11, C12, C21, C22। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारा जो है ये 4 -3 -2 एंड 1। तो इस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए ये हमारा माइनर मैट्रिक्स हो गया और ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया। तो एक 2 ऑर्डर मैट्रिक्स में माइनर मैट्रिक्स और कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, आई थिंक ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम लोग एक 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है फाइंड आउट करते हैं। तो एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया है, ये 3 ऑर्डर का हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लोकेशंस हैं हमारी। और इस कैपिटल ए मैट्रिक्स का हम लोगों को कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। कोफैक्टर और माइनर में डिफरेंस तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर ही है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को कोफैक्टर निकालना है, इसलिए ये लोकेशंस पर जो साइन आएंगे उनका भी हम लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे हर एक एलिमेंट का हर एक लोकेशन का पहले आप लोगों को
कोफैक्टर निकालना होगा C11, C12, C13 से लेकर के C33 तक। तो हम लोगों ने सबसे पहले C11 निकाला हुआ है, ठीक। C11 तो -1 टू द पावर 1 + 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपने क्लोज कर देना है। फिर ये आपका 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देखिए बच रहा है, ये ध्यान से देखिएगा, 9 × 5 -8 × 6, तो 45 - 9 × 5 45, 8 × 6 48, 45 - 48 -3। फिर बच्चों देखिए C12 तो -1 टू द पावर 1 + 2, ठीक। उस तो फर्स्ट रो C12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आपने क्लोज कर देना है। तो आपका ये और ये बचा, तो देखिए 4 × 9 -6 × 7, तो ये आपका +6 आ गया, ठीक। सिमिलरली फिर C13 आप फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये आपका 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट यहाँ पर बच रहा है और उसको हम लोगों ने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया है। 4 × 8 32 -3 × 5 35। चूंकि यहाँ पर अब देखिए मैंने अब साइन डायरेक्ट यूज करना शुरू कर दिए, क्योंकि अब आप इतनी देर में इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि कोफैक्टर के केस में -1 टू द पावर i + j आना है। तो जहां भी i + j इवन होगा वो प्लस, i + j जहां ऑड होगा वो आपका माइनस हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए C11 में 1 + 1 ये इवन था, तो आपका ये प्लस साइन हो गया। 1 + 2 आपका देखिए ऑड है, तो ये देखिए एक एक्स्ट्रा माइनस साइन यहाँ पर, चूंकि 36 - 48 -6 और ये माइनस साइन प्लस का 6 हो गया। तो इसी तरह से C13, अब आप ये साइन डायरेक्ट अपना ले सकते हो। तो 1 + 3, तो 1 यहीं पर इन दोनों को आप ऐड कर दिया करो थोड़ा तेजी से करने के लिए। 1 + 3 क्या हो गया 4, तो ये प्लस साइन। अब अगर ये i + j नेगेटिव हो, जैसे 2 + 1, ये देखिए ऑड है तो हमने माइनस साइन ले लिया। इन शॉर्ट अगर आप स्टार्टिंग से चल रहे हो तो पहले आपका प्लस होगा, प्लस माइनस, ये अल्टरनेट चलता रहता है वैसे, ठीक। वैसे अच्छा यही रहेगा कि आप i + j ऐड करते जाए। i + j अगर इवन है तो प्लस, i + j अगर ऑड है तो माइनस। तो जैसे C13 तो प्लस, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को आपने क्लोज कर देना है, 32 - 35 -3। C21 पे आए, आपने 2 + 1 किया, 2 + 1 ऑड है तो माइनस साइन, i + j अगर ऑड है तो माइनस, ठीक है, माइनस साइन। और फिर सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को आपने क्लोज किया, तो आपने देखा 2 × 9 18 -8 × 3 24, तो 18 - 24 -6 और ये माइनस प्लस का 6 हो गया। इसी तरह C22, अब 2 देखिए 2 2, तो 2 + 2 आपने किया, 2 + 2 है इवन, यहाँ प्लस साइन ले लिया, बाकी आगे कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह C23 C31 जैसे आपका, अब C31 देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक। 3 + 1 किया, 3 + 1 इवन होता है, प्लस साइन डाल दिया, 3 + 1 इवन है, प्लस साइन, ठीक। अगर i + j इवन है तो प्लस, i + j नेगेटिव है, i + j ऑड है तो माइनस, ठीक। प्लस 31 है तो आपने थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को क्लोज किया, 12 - 15 -3 आ गया। फिर देखिए C32 निकाला आपने, 3 + 2 क्या है ऑड, 5 है ना, ऑड तो माइनस साइन आ गया। ये देखिए 3 + 2 ऑड है, 5 दे रहा, 5 क्या है ऑड, ये माइनस साइन, ठीक। फिर आप जो है आगे उसका वैल्यू यहाँ पर थर्ड रो सेकंड कॉलम को आपने क्लोज किया, 1 × 6 -4 × 3, तो 6 - 12 आपका फाइनली ये बाहर वाला माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर के +6। लास्ट में आपका C33 में क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम को आपने क्लोज कर दिया, 3 + 3 6 है, इवन है, प्लस साइन, इसको आपने क्लोज किया, 5 - 8, ये आपका -3 आ गया। तो इस तरह से आपने हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स को फाइंड आउट कर लिया। अब आपको फाइनल कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, C11 C12 C13 से लेकर के C33 तक, उनकी आपको वैल्यूज रख देनी है। तो इस तरह से इस कैपिटल ए मैट्रिक्स का ये हमारा क्या आ गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये आप लोगों को आई थिंक अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने एक 2 ऑर्डर का भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिया और एक 3 ऑर्डर का भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, और उनके कोफैक्टर्स हम लोगों ने फाइंड आउट करके चेक कर लिए हैं। तो आई थिंक कोफैक्टर मैट्रिक्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हम लोगों ने किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के माइनर और कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इस पर प्रॉपर डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स, इन्वर्स मैट्रिक्स और उनकी प्रॉपर्टीज़, इस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।